भारत के आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखना भी ज़रूरी हो जाता है। यह उपलब्धियां हम लोग आंकड़ों के रूप में देखेंगे और ये आंकड़े जो हैं कुछ भारत सरकार के दिए हुए हैं, कुछ विदेशी संस्थानों द्वारा कंपाइल किए गए आंकड़े हैं तथा कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित आंकड़े हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा को देखने वाले हैं, अर्थात कोई व्यक्ति जब भारत में पैदा होता है तो वह कितने साल जिएगा, वह आंकड़ा, वह एज ही उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आज़ादी के वक्त पैदा होता था, अर्थात 1950 की ही बात कर ली जाए, तो उस समय वह औसतन 35 साल जी पाता था। और अगर 1947 की बात की जाए तो उस वक्त 31 ईयर का जीवन प्रत्याशा हुआ करता था। तो कुल मिला के उस समय आज़ादी के वक्त लोग जब भारत में पैदा होते थे उस समय 30 से 35 साल ही जीते थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो यह आंकड़ा 2023 की बात की जाए तो 70 साल पार कर गया है। और अब इस हिसाब से देखें कि जहां आज़ादी के वक्त एक भारतीय औसतन 30 से 35 साल जी रहा था, वह अब 70 साल जी सकता है। और इसीलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विकसित देशों में भी 80 से 90 साल ही औसतन जीवन प्रत्याशा होती है और 21वीं सदी के अंत तक हम लोग भी 80 के आसपास हमारी जीवन प्रत्याशा हो जाएगी। और अभी वर्तमान में देखें तो ग्रोथ रेट भी अच्छा खासा है। हर साल जो है एक भारतीय के जीवन जीने की आयु लगातार बढ़ती जा रही है। अगला हमारा है डेथ रेट। डेथ रेट कहते किसको है? तो कुल 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति मर गए, डेथ हो गए, उनकी संख्या को ही हम लोग डेथ रेट कहते हैं। तो बात आज़ादी के समय की करते हैं। अगर 1950 के आंकड़े देखें तो उस वक्त 1000 में से 28 लोग लगभग मर जाते थे। लेकिन आज जब मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने अच्छे हो गए हैं तो यह लगातार घटते घटते 2023 में लगभग 7 के आसपास आ चुका है। कुछ रिपोर्ट में 6 के आसपास भी दिखाया गया है। तो कुल मिला के 1/4 तक आ चुका है। जहां पर आज़ादी के समय लगभग 28 के आसपास 1000 लोगों में से 28 लोग मर जाते थे, अब 2023 में वही 6 से 7 लोग मर रहे हैं। तो कुल मिला के यह लगातार घट रहा है। अब एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि आखिरकार भारत में जनसंख्या विस्फोट कैसे हो गई? तो यह प्रश्न भी मृत्यु से ही जुड़ा हुआ है। 1950 में 28 लोग ही मर रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे के आंकड़ों को देखें तो कुल हर 10 साल में 10-10 के आसपास कम हो जा रहे थे। अभी 28 था तो 60 के आसपास 22 हो गया। उसके बाद फिर 10 साल अगर 2000 की बात की जाए तो ये तो 8 हो गया है। तो मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो गया था, लोग बहुत कम मरने लगे। जबकि अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि किस तरह से भारत में बर्थ रेट जो है परिवर्तित हुआ और उसी से हम लोग जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी समझ पाएंगे। पहले हम लोग बर्थ रेट डिफाइन करेंगे। 1000 व्यक्तियों द्वारा कितने नए व्यक्तियों को जन्म दिया जाता है, वही संख्या जो है बर्थ रेट कहलाता है। तो 1000 व्यक्तियों में हम लोग सब आंकड़ों को इसको देखने वाले हैं। तो बात हम लोग आज़ादी के वक्त से शुरू करते हैं। आज़ादी के वक्त के समय आप देख सकते हैं 1000 व्यक्तियों द्वारा लगभग 44 लोगों को जन्म दिया जाता था और यह लगातार धीरे धीरे आप देख सकते हैं बना हुआ है, जो कि 2023 तक आते आते 16 के आसपास आ चुका है। अर्थात जो यह आंकड़ा हम लोगों ने तय किया है 44 से 16 तक। पहले लोग जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, अब वह संख्या घट के 16 आ चुकी है। 1000 लोग अब मिलके 16 बच्चे ही पैदा करते हैं। अब यहाँ पर आके हम लोग यह बात तो देख रहे हैं कि पहले लोग अधिक बच्चे पैदा करते थे और अभी कम। लेकिन बीच का एक ऐसा भी दौर था जब लोग बच्चे लगातार उतने ही पैदा कर रहे थे जितना पहले कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गया। और इसका कारण यह था कि भारत में मेडिकल फैसिलिटीज़ और खान पान
सब कुछ अच्छे तरीके से बढ़ने लगा था, कृषि क्रांति हो चुकी थी और इसका लाभ सभी को मिला। इसके कारण हुआ क्या कि पूरे मृत्यु दर में परिवर्तन हुआ और साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमने जीवन प्रत्याशा की बात की थी कि लोग अब लंबे समय तक जीने लगे तो लोग मरने कम लगे, तो इसी से भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया था। नेक्स्ट है हमारा इंडिया का जीडीपी। जीडीपी होता क्या है कि कोई भी राष्ट्र एक साल में जितना इनकम जनरेट करता है वही उसका जीडीपी होता है। जिस तरह से हर व्यक्ति एक साल में कुछ आय कमाता है, उसका संपूर्ण आय उस व्यक्ति के लिए उसका इनकम है, उसी तरह राष्ट्र का जो इनकम होता है वह उसका जीडीपी कहलाता है। और अब अगर हम लोग देखें कि भारत का सालाना इनकम आज़ादी के वक्त कितना था, तो अगर 60 के दशक की बात की जाए, उस वक्त जो है 37 बिलियन डॉलर हमारा इकोनॉमी था, हमारा आय था उस वक्त, जो कि वर्तमान में 100 गुना से अधिक बढ़ चुका है। वर्तमान में भारत में आप देखिए 3.5 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक हो चुका है हमारी आय। और पर कैपिटा इनकम भी आप देखिए अभी $2000 से भी अधिक हो चुका है, जो कि शुरुआती दौर में $80 के आसपास हमारा सालाना पर कैपिटा इनकम था। इसके साथ ही अगर हम लोग पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो भारत में पॉवर्टी अगर विभिन्न स्रोतों में देखें तो अलग अलग मिलता है, लेकिन औसतन आप 20% के आसपास मान सकते हैं। कई महत्वपूर्ण समितियां जैसे तदुलकर समिति हो गई, रंगराजन समिति हो गई, उनके आंकड़ों के हिसाब से एक एवरेज अगर रफ फिगर ले लें तो 20% मान ही सकते हैं। लेकिन वहीं अगर विकसित देशों को भी देखें तो वहाँ भी पॉवर्टी है, उन देशों में भी लगभग औसतन 15% तो गरीबी है ही। तो उस हिसाब से देखें तो इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको तुलना करें तो भारत अभी लगातार विकास के चरण से गुजर रहा है। तो भारत ने पीपीपी के मामले से अगर देखें पॉवर्टी, तो कुल मिला के अब वह एक कंपटीशन में उतर चुका है, एक बेहतर दिशा की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी इस दिशा में हमें बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। अब थोड़ी स्पेस प्रोग्राम की भी बात कर ली जाए। भारत भी टॉप 5 कंट्रीज में है जो स्पेस में अपना दावा, और यह दावा पूरी तरीके से ठोस दावा है। अभी रिसेंट के आप चंद्रयान मिशन देखें या गगनयान मिशन का जो प्रोग्राम है, या फिर सोलर मिशन की बात की जाए, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है भारत। और खासकर तब यह और चर्चा का विषय बन जाती है जब भारत का स्पेस प्रोग्राम पूरी तरीके से बहुत ही कम लागत में अच्छे सैटेलाइट स्पेस में छोड़ दिए जाते हैं। खास तौर से चंद्रयान 3 की तुलना ग्रेविटी मूवी से की गई है, क्योंकि ग्रेविटी मूवी बनाने में जितना कॉस्ट आया है उससे काफ़ी कम लागत में ही चंद्रयान 3 मिशन को भारत ने लॉन्च कर दिया था। अब अगला मुद्दा लिटरेसी रेट का भी आता है। भारत में अभी भी 70 से 75% ही लिटरेसी रेट है, और विकसित देश कई बार इस बात को कहते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 100% लिटरेसी रेट है। तो इस मामले में भारत लगातार साक्षर मिशन योजना चला रहा है, पोषण मिशन चला रहा है, ताकि लोग पहले कुपोषण से निकले और उसके बाद शिक्षा की ओर भी बढ़े, क्योंकि बिना पेट भरे शिक्षा तो दी नहीं जा सकती। इस बात को तमिलनाडु ने बहुत पहले ही देख लिया था। तो इस ओर भी काम लगातार किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात करें तो भारत में हेल्थ सेक्टर की बात करते हुए यह देखते हैं कि पर कैपिटा जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वह काफ़ी कम है, लगभग $57 के आसपास है, जबकि विकसित देशों में यह 300 से लेके $400 तक खर्च किया जाता है। तो इससे अगर हम लोग तुलना करें तो काफ़ी कम नज़र आता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन आंकड़ों को सिर्फ जो है मौद्रिक रूप में ना देख के पीपीपी मॉडल में भी देखना होगा हमें। अगर पीपीपी मॉडल के तहत से देखें तो भारत में स्थितियां उतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि विकसित देश बताते हैं, क्योंकि अगर बात करें पीपीपी के माध्यम से तो भारत का जो कुल इकोनॉमी है वह लगभग आपको $9 ट्रिलियन तक का दिखेगा, जबकि नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं वह आपको $3 बिलियन तक का ही दिखेगा। तो यह जो गैप है यह पीपीपी के माध्यम से हो रहा है, और इसी पीपीपी के माध्यम से चाइना को कहा जाता है कि वह विश्व का जो है उभरता हुआ और वह एक
नया सरताज है वह विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। और यह कहने का पीछे जो अर्थ छुपा हुआ होता है वह पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी ही है। अब इसी दिशा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी बात कर लेते हैं कि भारत में बेरोजगारी आखिरकार है कितनी। तो अगर शुरुआत से ही देखें तो औसतन 5 से 7%, आज़ादी से ही 5 से 7% यह लगातार बना हुआ है। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं की जा रही है, विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश है जहां पर बेरोजगारी नहीं है। हर एक देश में बेरोजगारी है, चाहे वह 3% से लेकर 30% तक हो। बहुत सारे देशों में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी दर होती है, लेकिन भारत ने इस पर कंट्रोल पाया है, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल पाया है और लगातार इसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है तथा अपने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाजवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कोई भी इस विकास के कदम से पीछे ना छूट जाए। इसके बाद भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह और भी कम हो जाए, क्योंकि भारत जैसे देशों में 5 से 7% एम्प्लॉयमेंट दर भी होना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। कारण यह है कि 140 करोड़ की आबादी है और अगर उसमें से भी 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो वह एक बहुत ही बड़े संकट को आमंत्रित कर सकती है। इस तरह के हम लोगों ने बहुत सारे आंकड़े देखे। आज़ादी के बाद बहुत सारी उपलब्धियां भी भारत की रही हैं, बहुत सारी चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है और आंकड़े बहुत कुछ बोलती हैं, उसे हमें समझने की भी आवश्यकता है। आज का सफ़र बस यहीं तक।